कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग आपके डाउट को ही सॉल्व करने वाले हैं, बस ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। ओके। आपका फर्स्ट डाउट था कि भैया इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ तो सिंपल सा x और y के रूप में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक और इक्वेशन हमको x और y के रूप में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का आपके पास तीन तरीका है। पहला तरीका है आपके पास कौन सा? विलोपन मेथड। विलोपन मेथड, इस विलोपन मेथड के तहत जो है एक टर्म को आप लोप करने वाले। भैया जी ये क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है आपके सामने, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। इस विलोपन मेथड के तहत जो है आपको एक काम करना होता है, वो क्या देख रहे हो, लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ x और y का ही टर्म है, और सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड x y और कांस्टेंट टर्म है। आपको एक काम करना है, सेकेंड इक्वेशन का भी जो सेकेंड इक्वेशन में जो ये -20 है ना, इसको बराबर के उस तरफ लेके चल जाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। दोनों में लेफ्ट साइड सिर्फ x और y का ही फॉर्म रहेगा और राइट साइड आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा। बिल्कुल इस -20 को बराबर के उस तरफ लेके चल जाते हैं। जैसे ही -20 को बराबर के उस तरफ लेके चल जाएंगे, मेरा +20 बराबर किस तरफ हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको आपको सॉल्व करना है। एक काम करो, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना। या तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को घटा दो, या तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो विलोपन मेथड से। अभी हम लोग सिर्फ तरीका देखने वाले, कौन कौन से तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आराम से अगर आप चाहोगे इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला काम है हम लोग का इक्वेशन सेकंड को लिख लेना। हाँ भैया वो तो हम लिख ही सकते हैं। अगेन फिर सेकंड काम क्या है, इस वाले टर्म को नीचे लिखना, क्योंकि हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को भी हम लोग लिख लिए। आराम से इसको घटा दो। भैया जी एक बात और पूछना था, घटाने से काम हो जाएगा क्या? यहाँ पे 3x है, 3x में x कोई कट ही नहीं रहा है, यहाँ 4x है, यहाँ पर 2y कोई कट ही नहीं रहा है, क्या करे भैया जी? यही हम चाहते थे, आप हमसे सवाल पूछो। भैया हम कहाँ पूछे सवाल? कोई नहीं, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था। देखो यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, ये दोनों आपस में सेम नहीं हो रहा, ये भी आपस में सेम नहीं हो रहा है, तो पहले आपको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में या तो किसी से गुना करो। भैया जी एक बात देख रहे हैं, यहाँ x है ना, हाँ यहाँ x है, इसमें किसी से गुना कर दें जो 3x के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये जो आप इक्वेशन फर्स्ट लिखे है ना, इसमें जैसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 3x, यहाँ पर भी 3x आ जाएगा। अभी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अर्थात यहाँ पर पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके तब यहाँ लिखना होगा। अब मेरी बातें ध्यान से समझोगे। हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिख लिए, ये काम कंप्लीट, बिल्कुल इस काम को कंप्लीट कर लिए। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मेरा यहाँ पे है, इसमें हम लोग बारी बारी से 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आगे में 1 छिपा हुआ है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। x तो पहले से था, x का x से लिख लिए, यहाँ माइनस का माइनस दे दिए। यहाँ 2 है ना, 2 में मल्टीप्लाई किए 3 से, कितना हो गया भैया जी? 6 हो गया। 6y कर लिए, इक्वल टू का इक्वल टू, इस 0 में 3 से मल्टीप्लाई किए 0 ही हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x। अगर अब हम लोग घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ था, इसका सिंबल चेंज किए माइनस हो गया। सिंबल चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऐड कर रहे होते सिंपल चेंज, मतलब सिंबल चेंज नहीं करते, चिन्ह में परिवर्तन नहीं करते। भैया यहाँ माइनस है, ये भी आपका सिंबल चेंज हो गया, ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया, 0 का प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ सिंपल से इसको घटाओगे। इस तरह इसको सॉल्व करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। ये आप पढ़े होगे विलोपन, मतलब विलोपन मेथड में किस प्रकार से सॉल्व करते, इसको आप पढ़े होगे। इस प्रकार से हम विलोपन मेथड को सॉल्व करते। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिस्थापन विधि। क्या आता है? प्रतिस्थापन विधि आता है। इस प्रतिस्थापन विधि के तहत किस प्रकार सॉल्व करते? अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। जब भी प्रश्न आए ना, कोशिश करो आप क्या विलोपन विधि से ही बनाने का। ओके, अगर इसमें कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा, पहले वाले इक्वेशन से आपको x का वैल्यू अकेला करना है। आप बोलोगे भैया ये भी अकेला करना, कोई अकेला करना हुआ? हमारे जमाने में अकेला हुआ करता था, यूं लंबे लंबे इक्वेशन हुआ करते थे। यहाँ पर भी छोटा इक्वेशन है लेकिन बेहतर इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल सा आपको x को अकेला करना है। ये -2y बराबर किधर आ जाएगा? तो +2y में कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ रहे हो? बिल्कुल, यहां से आप x को अकेला कर सकते हो। फिर सेकेंड इक्वेशन में जो आप x का वैल्यू अकेला किए हो ना, वो यहां पुट करोगे। भैया जी x का वैल्यू अकेला किए, अगर यहाँ पुट कर देंगे तो वो मेरा y के रूप में हो जाएगा ना। हम तो वही चाहते थे कि आप यहाँ पर y के रूप में लाओ और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y का वैल्यू मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास y का वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है। आराम से जो भी y का वैल्यू निकला होगा वो x इक्वल टू 2y में y का वैल्यू पुट करके आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। बोलोगे भैया कछुआ समझ ना आया, कछुआ समझ ना आया, एक बार आप प्रयास करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने क्या क्या कहा, सिंपल सा, इससे हम पहले x को अकेला कर लिया अकेला, x को अकेला करो या फिर y को अकेला करो, जो आसान रहेगा वो करना है। यहाँ से x को अकेला किया, मेरा 2y अकेला हो गया। भैया x का वैल्यू 2y के बराबर है, जहां x दिख रहा है वहां पर 2y पुट कर देंगे। चलो 2y पुट कर दिए। जैसा कि हम कह रहे थे आपको, यहाँ से हम लोग y को अकेला करेंगे। यहाँ पे 3 दूनी 6y, 6 4 10y जोड़ दिए। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस -20 को बराबर को इधर भेजे तो 20 हो गया। यहाँ से y का वैल्यू हम लोग का 2 निकल गया। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। हाँ भैया ये तो सही है, यहाँ से y का वैल्यू निकला, इस y के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू भी निकल जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद, मतलब प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक विलोपन हो गया, एक प्रतिस्थापन हो गया, एक और होता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। एक वज्र गुणन विधि भी देख लेंगे अभी हल्दी से। इसमें कोई मेथड नहीं कहा गया है, आपको जो आसान लगेगा उससे बना लो। हम चाहते हैं आप तीनों विधि से एक बार बना लो, आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप विलोपन से बना लो, प्रतिस्थापन से बना लो, आपको समय दिया बनाने का। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद हम पूरा इसको सॉल्व किए देंगे। जल्दी बनाओ, हम आपके पास समय दे रहे हैं बनाने का। वीडियो रोको और बनाओगे। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिए होगे और ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से इसको सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में वहां लिख देता विलोपन विधि से सॉल्व करें, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, तब वहां कैसे बनाओगे ये नियम आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब मिलाओगे, पहले प्रतिस्थापन विधि मिला लेते हैं। यहां तक तो हम मिला ही दिए थे कि सिंपल सा y का वैल्यू निकाल ही दिए थे। जो हमारा ये इक्वेशन है x इक्वल टू 2y, इसमें y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। y का वैल्यू 2 निकला है, 2 पुट कर दिए, हम लोग का 4 निकल गया x का वैल्यू। अब इसका भी आंसर देख लेते, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू कितना निकला इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सा दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन बारी बारी से, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। क्यों ऐसा किए? हमको या तो इसको सेम करना था या तो इसको सेम करना था। आप बोलोगे भैया हमेशा नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो, हम x को समान किए, आप y को भी समान कर सकते हो। ओके, ये आपकी इच्छा है। किसी भी सवाल को बनाने का 2-3 तरीका होता, आप उस तरीके से बना सकते हो। सिंपल सा y को सेम करोगे, आपका y कट जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। हम यहाँ x को समान किए हुए हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा 3x हो जाएगा। 3x दोनों का सेम साइन है, घटाएंगे तब ना सिंबल चेंज होगा। बिल्कुल, इक्वेशन सेकंड में घटाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके। जब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर y का वैल्यू कितना निकला तनिक उसको भी देख लेते हैं। ओके भैया, y का वैल्यू देखते हैं कितना हुआ। यहाँ पर 6 4 10y इक्वल टू 20 निकल गया, क्योंकि 20 में 0 घटाएंगे 20 ही होगा ना। बिल्कुल, यहाँ से y का वैल्यू 20/10 अर्थात मेरा 2 निकल गया। y का वैल्यू 2 निकला। अब किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू 2 पुट कर दो। हम इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग, अरे इंग्लिश में लिख दे। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 2 रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 2 रखने पर, ओके, अच्छे से लिखना। था नीचे है तो अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं मैं, आप लिख सकते हो आराम से। x माइनस 2y इक्वेशन में जैसे ही हम लोग y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा? भैया जी जानते हैं आप x का वैल्यू कितना आएगा? तनिक बताइएगा हमको। एक चीज, y का वैल्यू 2 पुट की यहाँ है ना। बिल्कुल, तो x का वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से बनाए होंगे, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक हम लोग वज्र गुणन विधि भी देख लेते हैं, आपके काम में आ जाएगा, ठीक है। चल हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बेहतर तरीके से पहुंच गए होंगे। अब आपको इक्वेशन सब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। कैसा इक्वेशन? इस प्रकार का इक्वेशन, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे विलोपन प्रतिस्थापन, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। सिर्फ रूल समझ लेना अच्छे तरीके से, क्या क्या रूल है। प्रतिस्थापन में हम लोग पहले इक्वेशन से किसी एक टर्म को अकेला करेंगे, उसका वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से जो वैल्यू निकलेगा फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग आराम से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेरा प्रतिस्थापन था। विलोपन में किसी एक टर्म को सेम करेंगे और घटाएंगे या जोड़ेंगे, कट जाएगा, काम खत्म, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि में किस प्रकार सॉल्व करते, एक नजर डाल लो, आप सीख लो।
सिंपल सा देखो वज्र गुणन विधि क्या है, x माइनस 2y, पहले तो इसको एक जगह लिख लो, ठीक है, और क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता, अगर मान लो ये 20 इस टाइप मतलब बराबर किस तरफ रहता, तो हम लोग पहले 20 को बराबर किस तरफ करते, क्योंकि हमेशा वज्र गुणन विधि के लिए बराबर किस तरफ 0 ही चाहिए। ये बात समझ के चलना, वज्र गुणन विधि करना है सारे टर्म को बराबर की एक साइड लाके रखना होता है। ओके भैया, अर्थात 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 हम लोग इसको फिर से लिखेंगे। ये यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको अरेंजमेंट करते हैं, मतलब इसको फिर से जो है पुनः सजाने पर फिर से सजाते हैं इसको, ठीक है। सारे राइट साइड में जो भी एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक, लिखते हैं। यहां लिखोगे क्या हो जाएगा, जो भी राइट साइड एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड लेते आएंगे, मेरा आराम से x माइनस 2y, यहाँ पर c का वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। अगेन फिर यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो पहले से था, हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए। अगर मान लो बराबर किस तरफ रहेगा तो आपको पहले इस तरफ कर लेना है, इस बात को समझ के चलना। ओके भैया, हम आपकी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं, हम आपसे यही उम्मीद करते थे आप समझोगे, जानोगे, बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछने का प्रयास करोगे, ठीक। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आगे देखो यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर पहले x बटे लिखना है, फिर यहाँ पर सिंपल सा y बटे लिखना है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, ये जो कांस्टेंट टर्म को चुना है क्या करें यहाँ 1 बटे कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या लिखना होगा उसको समझना होगा। तो यहाँ पहले x का वैल्यू लिखना है ना, हाँ भैया x का वैल्यू लिखना है, तो x वाले टर्म को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक। x वाले टर्म को भूल जाओ, अभी x वाले टर्म को भूल गए। अब सिंपल सा क्या करना है उस बात को समझने का प्रयास करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ -2 है ना, -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नाम ही इसका वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर वज्र का गुना करना होता है, क्रॉस का मल्टीप्लाई करना होता है। इस -2 का मल्टीप्लाई -20 के साथ करेंगे, ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई -20 के साथ करेंगे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन माइनस, अगेन 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे। अगर समझ में नहीं आता ऐसे लिख लो आप, x का गुना क्या है, रफ में लिख लो, x का गुना क्या है 1 है, x का नीचे में पहले इसका लेते हैं, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है, और यहाँ c कुछ नहीं है तो यहाँ 0 हो गया, इतना लिख लेना है आपको। अगेन फिर से x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है, और यहाँ -20 कर लिए। ओके, ये बातें समझ में आई। इसका मल्टीप्लाई स्टार्टिंग करना है, बीच वाले से स्टार्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अगेन फिर 1 3, यहाँ पर हम लोग 1 3 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिए। उसके बाद क्या है, -2 -4 लिखो, -2 -4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाली संख्या से दूसरे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इस बात को समझ के चलना। हाँ भैया, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े, फॉर्मूला देख लो अच्छे तरीके से, क्या होता है, b1c2 - b2c1 इक्वल टू c1a2 - c2a1 a1b2 - a2b1। फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहेगा, आपको यही मेथड यूज करना है। ओके भैया, ठीक है, एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझोगे तो बेहतर तरीके से समझ सकते हो। भैया जी एक ही सवाल में इतना समय लगा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे तो वो हमारे लिए काफी कुछ हो गया। एक ही सवाल में लगा रहे हैं तो क्या हो गया, एक बार फिर से देखो, यहाँ 1 3 है ना, पहले लिखते हैं हम लोग 1 3 -2 4, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 -20। एक बार फिर से जानो, यहाँ 1 था 1 लिख लिए, -2 था -2 लिखे, यहाँ कुछ नहीं है 0 लिख दिए। ओके, अगेन फिर यहाँ x का गुणांक 3 है 3 लिखे, यहाँ y का गुणांक 4 है 4 लिखे, यहाँ पर -20 लिख लिए। हमेशा इस y वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब 0 के बाद क्या लिखे, फिर से इसको रिपीट करेंगे, क्या है 1 3 -2 4 और 0 -20, आराम से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ज्यादा नहीं, यहाँ पर 3 टर्म है ना, 3 टर्म ही होने वाला, बस यूं ही समझाने के लिए लिख दिया आपके लिए। देखो -2 का मल्टीप्लाई -20, -2 का मल्टीप्लाई -20, बीच में माइनस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0, 4 का मल्टीप्लाई 0। अगेन फिर y के लिए ये मतलब ये वाला काम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 3 से, 0 का मल्टीप्लाई 3 से, माइनस, फिर -20 का मल्टीप्लाई 1 से, -20 का मल्टीप्लाई 1 से कर लिए। अगेन ये भी कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको देखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, अगेन फिर -3 का मल्टीप्लाई -2 से, 3 का मल्टीप्लाई -2 से। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू, इसको सॉल्व करो, x और y का वैल्यू अकेला करो। ये जी कैसे अकेला करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप इसके बराबर करोगे, इसको आप इसके बराबर करोगे।
जल्दी बनाओगे। नहीं समझ में आ रहा, प्रयास करोगे सब समझ में आएगा। यहाँ सॉल्व करने आता है आपको, बिल्कुल सॉल्व करने आता होगा, आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ देखो कितना रिजल्ट आया वो देखते हैं हम लोग। यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, 20 दूनी 40 हो गया। यहाँ माइनस का माइनस, 4 गुना 0 0 हो गया। ओके भैया, यहाँ पर 0 गुना 3 0, माइनस का माइनस, 20 गुना 1 20, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस 20 हो गया। यहाँ पर 1 बटे 4 गुना 1 4, माइनस 3 दूनी 6, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस 6 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे, x बराबर 40 हो गया। यहाँ पर y बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 20 हो गया। यहाँ पर 1 बटे 4 प्लस 6 अर्थात 6 प्लस 4 10 हो गया। अब मैंने क्या कहा, इसको एक बार इसके बराबर करो, एक बार इसको इसके बराबर करो। करते हैं नाउ, यहाँ से x प्लस 40 इक्वल टू 1/10 किए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का x इक्वल टू 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, 40 ऊपर गया, 10 से डिवाइड हुआ 4 हो गया। अगेन फिर इसको इसके बराबर करेंगे। भैया जितना आसान था ये, बिल्कुल इतना ही आसान था। यहाँ से y का वैल्यू 2 निकल गया, 20 को उधर भेजेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 2 निकल जाएगा। सिर्फ आपको ये लाइन लिखने में थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। सचेत क्या होना होता है, पहला बात सबको एक तरफ लेते आएंगे, हाँ भैया लिख के आ गए। फिर सबका जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, सबको यहाँ लिखेंगे, पहले पूरा दोहरा के लिख लेंगे। लिख लिए, हमेशा y वाले कॉफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका काम, तो यहाँ कम कंप्लीट किए, फिर इस क्रॉस का काम यहाँ किए, फिर इस क्रॉस का काम यहाँ किए। हमेशा ध्यान में रखना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर यहाँ से नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है। अब बीच में माइनस का सिंबल लगाना, ये भी मत भूलना। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना होगा। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया होगा। हम तीनों मेथड से सॉल्व कर दिए सवाल को, तीनों विधि आपको समझ में आ गया होगा। बस यही 3 मेथड आपको हमेशा ध्यान में रखना है। भैया जी इतना 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 समय लग गया एक ही सवाल में, कोई बात नहीं, ठीक, समझ में आ गया ना आपको। ऐसा सवाल अब जब भी आएगा, जब भी फिर से सवाल पूछोगे, हम इतना सारा मेथड आपको नहीं समझाएंगे, एक बार समझा दिए आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो मुझे बोलना, भैया हमें मेथड समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये कैसे कर रहे हैं वो तरीका सीख लो। सिर्फ ये एक लाइन सीखोगे, ये मेथड समझ में आ जाएगा। अगर ये एक लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना, भैया हमें ये एक लाइन समझ में नहीं आया, तो हम फिर से आपको ये लाइन समझाएंगे। विलोपन विधि में भी अगर समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको प्रतिस्थापन विधि में भी समझ में नहीं आएगा, तो पूछना, भैया समझ में नहीं आ रहा। ओके, शर्माना नहीं है पूछने में। इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। भले ही एक क्वेश्चन कम करेंगे, हम लोग कम पढ़ाई करेंगे, लेकिन हाँ इतना पढ़ेंगे बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस बात को समझ के चलना। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, यही आपको बोलना है। देखो अगेन, आगे बढ़ने से पहले ला 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 खराटे की आवाज कहाँ से आ रही है? आपका भैया खराटे ले रहा है क्या? यहाँ देखो, समझना, ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, सिंपल से यहाँ 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है इस 2 पॉइंट को कोई रेखाखंड, जो 2 पॉइंट समझो, ध्यान से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट दिया हुआ है, जो दिया हुआ पहले वो समझने का प्रयास करो। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है। कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? पहला दिया, बहुत तेज बता रहा है ना, एक गति रुको मनफूस, हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या कह रहे थे हम भैया जी, फिर से मैं फिर से इसको पहले मिटाते ऊपर वाले सवाल को, ठीक। ला 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 ला, यहाँ देखो, एक बार फिर से आप इस प्रश्न को देखो अच्छे तरीके से। पहले एक बार पढ़ लो, पहले आप खुद पढ़ लो, एक बार पढ़ लियोगे। अब यहाँ देखो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर बोला गया बिंदु दिया हुआ ये और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। कौन कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट है आपका 5, -6, फिर एक पॉइंट है आपका -1,4, ठीक। ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। जैसे इसको जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। रेखाखंड किसे कहते हैं भैया जी? रेखा का खंड करेंगे, रेखा को काट दिए, ये मेरा रेखाखंड बन गया, ठीक है। बोला गया है इसको x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब यहाँ पर बीच में कहीं पर x एक्सिस है। अब ये जानो, समझो, समझना, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक, ये हमारा y एक्सिस है, ये जान रहे हैं हम लोग। 5 - 6 बोला गया, कहीं पर यहाँ पर 5 - 6 होगा, ठीक है। फिर बोला गया -1,4, यहीं पे कहीं मेरा जो है -1,4 यहाँ पर कहीं होने वाला। हाँ भैया जी, इसको मिला रहे हैं, ये नंबर मेरा ये लाइन हो गया, ये रेखाखंड हो गया। हाँ ये रेखाखंड हुआ, मतलब 5 - 6 और -1,4 को जो मिला है, ये हम लोग का रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को देखो, ये x एक्सिस यहाँ पर क्या कर रही है? काट रही है।
वही पूछा गया है, ये और ये किस अनुपात में काट रही होगी। बीच में कहीं पर एक्स एक्सिस है जो कि इसको कट कर रहा है, ए और बी पॉइंट को। ये एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है, इसका आखिर नियामक क्या हो सकता है, आपसे हम पूछेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। इसका नियामक क्या होगा, तुरंत बोलोगे भैया 4,0। इसका नियामक क्या होगा 3,0। इसका नियामक क्या होगा 2,0। हमेशा इसका y वाला टर्म 0 होता है, अर्थात x एक्सिस पर कोई भी बिंदु रहेगा उसका नियामक मेरा x, 0 के फॉर्म में होता। इस बात को समझ के चलना, मतलब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा, सिर्फ x का वैल्यू होगा, वहां पर y का वैल्यू 0 होता है। ओके, बोला गया x एक्सिस पर पॉइंट का नियामक सिर्फ x से एक्सिस का पॉइंट लेना है आपको, बिकॉज वहां पर y एक्सिस मेरा 0 होता है, y नियामक मेरा 0 होता है। इस बात को समझना। यहां पर सेम वही चीज कहा गया है, कोई रेखाखंड था इस दो पॉइंट के मिलाने के कारण, और इसको जो है कोई पॉइंट P जो है विभाजित कर रहा है। अब इसका नियामक क्या होगा, सिंपल सा हम बोलेंगे कि x एक्सिस इसको विभाजित कर रहा है ना। जब मेरा x एक्सिस किसी भी रेखाखंड को विभाजित करता है तो x एक्सिस पर किसी भी बिंदु का नियामक हम जानते हैं क्या होता है, x, 0, अर्थात यहाँ पर x, 0 आ जाएगा। अभी हम लोग इस प्रश्न में बस यही देखे, हमको 2 पॉइंट दिया हुआ था, इसके कारण एक रेखाखंड बन रहा था। इस रेखाखंड को एक पॉइंट P जो है मेरा विभाजित कर रहा है, जो कि x एक्सिस का पॉइंट होने वाला, ये समझ गए हम लोग। और हम लोग जानते हैं x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो मेरा x, 0 के फॉर्म में होगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -1.1 कुछ भी हो सकता है। ये बातें समझ के चलना, इसलिए इसका जनरल फॉर्म x, 0 ले लिए। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से बोले, या समझ गए हो आप मैंने क्या क्या कहा। मैंने बस इतना ही कहा आपको, एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसको x एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो है x अक्ष पर मतलब x एक्सिस का कोई पॉइंट इसको विभाजित कर रहा होगा ना, बिल्कुल कर रहा होगा। अब ये जो विभाजित कर रहा है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का अनुपात को हम लोग मान लेते हैं m1, यहां से लेके यहां तक का अनुपात को हम लोग मान लेते हैं m2। ठीक है, ये बातें समझ में आई। इसको बनाने के वैसे 2 तरीका है, हम पहला तरीका ही बताते हैं, डिफिकल्ट तरीका। इसके अलावा एक आसान तरीका भी है आपके पास। ठीक है भैया जी, आसान तरीका बताइए ना। यहाँ देखो पहले डिफिकल्ट देख लो, फिर आसान भी देख लेना। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बोलो हाँ भैया समझ में क्वेश्चन आ गया। इसके आगे बढ़िए, बिल्कुल हम बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हम एक चीज देख रहे हैं, हमको ए बी पॉइंट दिया हुआ है। हाँ भैया जी ए बी पॉइंट दिया हुआ है। हम अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया 5 को -6, यहाँ पर दे दिया गया -1,4, कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट कुछ भी दे दिया गया। सपोज यहाँ पर मेरा पॉइंट दिया हुआ है 2,3, कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है। हम जानते हैं चाहे इस चैप्टर में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, हम ये जानते हैं कि जो एक्स वाला वैल्यू होगा, ये जो एक्स वाला वैल्यू है ये हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सिंपल सा, यहाँ पर जो भी अनुपात होगा उसको पहले जोड़ो, जो भी अनुपात होगा उसको जोड़ देना है और डिवाइड कर देना नीचे में। बिल्कुल, उसके बाद क्या करना है, इस m1 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ। हाँ भैया जी, फिर अगेन फिर प्लस, फिर इस m2 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ। बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अगर इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ वही चीज सीखना है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, आपको यही तरीका अपनाना है कि सिंपल से जो बीच में जो विभाजित कर रहा होगा पॉइंट, उसका x नियामक के लिए क्या ही फॉर्मूला लिखोगे वो अगर समझ जा रहे हो, y नियामक के लिए क्या ही फॉर्मूला लिखोगे अगर वो समझ जा रहे हो, कोई रोक ही नहीं सकता आपको बनाने से, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जान रहे हो फॉर्मूले तो सिंपल सा हम जानते हैं क्या होगा, m1 और m2 के मतलब m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, अब क्या करना है, हम y एक्सिस ले रहे हैं ना, m1 का मल्टीप्लाई y एक्सिस के साथ, तो m1 गुना 4, ये आपको समझना होगा, प्लस का प्लस, फिर हम लोग m2 का मल्टीप्लाई y एक्सिस के साथ m2 गुना -6, ये आपको करना होगा। अगर ये जान रहे हो बेहतर तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, एक और सवाल के साथ हम लोग जो है इस फॉर्मूले को लिखने वाले हैं। एक बार लिखोगे आप बेहतर तरीके से फिर सीख जाओगे। देखो यहाँ पर समझना, ऐसे एक और प्रश्न हम लोग ले रहे हैं 5, -6 और -1,4, इसको ये जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बताना है पी पॉइंट का नियामक क्या होगा। यहाँ पर x, y है, x के लिए आप क्या लिख सकते हो और y के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक बार लिख के बताओगे तो जल्दी से। x के लिए आप क्या लिख सकते हो और y के लिए आप क्या ही लिख सकते हो, एक बार लिख के बताओगे। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो सिंपल सा x का वैल्यू लिखना है ना। हाँ, पहले तो रेशो को जोड़ो, अनुपात को जोड़ दिए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अनुपात को जोड़ करके हम पहले जो है हर में डिवाइड कर देंगे। हर में
अनुपात को जोड़ के लिखते हैं, इस बात को समझना। y के लिए भी हम यही करेंगे, हर को जोड़ के नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 2 + 1 को जोड़ के लिख लिए। भैया ये बातें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। अब क्या करें, हम यहाँ पर x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, यहाँ पर x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो 2 का मल्टीप्लाई x वाले टर्म के साथ करेंगे। 2 गुना -1 हो गया, अगेन फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1 होगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। अगर x का वैल्यू लिख रहे हो सिर्फ x वाले टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं यहाँ पर -1 x नियामक हुआ, 4 मेरा y नियामक हुआ, यहाँ पर 5 मेरा x नियामक हुआ, -6 मेरा y नियामक हुआ। तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ x नियामक के साथ ही कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ ही कर रहे हैं। इस बात को समझो, ये आप लिख पाए होगे। अगर हमको अब y का वैल्यू लिखना है ना, हाँ y का वैल्यू लिखना है, सिंपल सा हम लोग 2 का मल्टीप्लाई y नियामक के साथ ही करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ किए। बताओ कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं, बस इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। ये जान रहे हो इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर से कोई सा सवाल आएगा आपसे बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको बनाने से, अगर सिर्फ इतना सा जान रहे हो। एक और बना के दिखाओगे आप जल्दी से, ठीक है। कोई पॉइंट है 5, -6 ही ले रहे हैं, कोई b पॉइंट है -1, 4 ही ले रहे हैं, यहाँ पर कोई p पॉइंट है, नियामक 3, 2 दिया हुआ है, ये x, y के रूप में है। बताओगे x बराबर आप क्या लिख सकते हो और y बराबर आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओगे। बताओ आप यहाँ x का वैल्यू क्या लिख सकते हो और y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, बनाओगे। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। मैंने कहा ना, सिर्फ इसको सीख जाओ, इस चैप्टर से कोई सा सवाल आएगा वो आपसे बनेगा, ये मेरा विश्वास रखो, ठीक है। बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल आपसे बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा, जो भी अनुपात है उसको जोड़ लेना है। अच्छा भैया ठीक है, अनुपात को हम लोग जोड़ लिए, यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको अनुपात को जोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना, हम यहाँ x का वैल्यू लिख रहे हैं ना, बिल्कुल, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई x वाले टर्म के साथ करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, बिल्कुल, फिर अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करने वाले। और हमेशा ध्यान में रखना, इस चैप्टर में सब सारे फॉर्मूले में प्लस ही होता है, सिर्फ दूरी सूत्र में माइनस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके भैया, ध्यान में रखेंगे, ठीक। यहाँ देखो, अगेन कहाँ थे हम लोग, हाँ इसको लिख लिया। फिर y के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, y नियामक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ। और एक बात, अगर यही विभाजन, मतलब इसी को जो हम लोग विभाजित कर रहे हैं, ये पॉइंट अगर रेखा के बाहर विभाजित करेगा तब हम लोग बीच में माइनस लगाते हैं, लेकिन वैसा कंडीशन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हमेशा आंतरिक विभाजन ही आपसे पूछा जाएगा, बाह्य विभाजन पूछा जाएगा तो देखा जाएगा, तब यहाँ पर आपको बीच में जो प्लस का सिंबल है वो आपको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो बाद की बात है। वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे अच्छे तरीके से, और बहुत कम वैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार आप इतना अगर समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व किए सकते हो। भैया ठीक है, हम सॉल्व किए लेंगे, आप हमें ये बताइए इसको सॉल्व कैसे करें। देखो यहाँ पर अगर इतना जान गए तो बहुत 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 अच्छी बात है, ये सीख गए हो, बिल्कुल आप सीख गए होगे। यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं x को क्या लिख सकते हैं, भैया लिख सकते, जानते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और 0 को क्या लिख सकते हैं हम ये भी जानते हैं। पहला काम, जिसका वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको लिखो। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर 0 का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू आप जानते हो क्या होगा, नहीं जानते हो। 0 मतलब हाँ वो 0 है, खत्म, कुछ नहीं है वहां पर। तो 0 का वैल्यू पता है 0 क्या है, तो यहाँ पहले 0 के बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग x के बारे में भी लिख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो लिखते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन आए पहले ये वैल्यू लिखने का प्रयास किया करो, यहाँ पर किसका वैल्यू लिख रहे हैं वो समझने का प्रयास किया करो, ठीक है भैया, हम आपकी बातें ध्यान में रखेंगे। चल 0 को क्या क्या लिख सकते हैं, x को क्या क्या लिख सकते हैं। अगर टफ लग रहा है तो पहले आप x का वैल्यू लिख लो, बाद में 0 का निकालो, वो तो आपके हाथ में है, जो आप करना चाहोगे वो कर सकते हो। अच्छा ठीक है, पहला काम करना है, जो अनुपात है उससे हमको जोड़ना है। अनुपात को यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं अनुपात को, m1 + m2 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 0 हमारा क्या है, y नियामक है ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ y नियामक को ही लेने वाले, x नियामक को नहीं लेंगे। तो लेते हैं m1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4m1, फिर प्लस का प्लस, m2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, -6m2 कर लिए। अब यहाँ पर m1 + m2 बराबर किधर गया, तो 0 से गुना हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर तो वो 0 ही हो जाता है। यहाँ पर मेरा ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -6m2 हो गया। ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है, इक्वल टू 4m1 -6m2, ठीक है, -6m2 हो गया। यहाँ पर -6m2 हुआ ना, हाँ जी, हाँ भैया जी समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस -6m2 को बराबर किस इधर भेजो, या फिर 4m1 को बराबर किधर भेज दो, आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहोगे। भैया जी 4m1 को भेजिए,
ठीक है, 4m1 को बराबर किधर लेते आते हैं, यहाँ प्लस है, इधर आकर के मेरा -4m1 हो जाएगा। यहाँ पर -6m2 पहले से था, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर 4m1 बराबर 6m2 हो गया। अब यहाँ से हम m1 बटे m2 निकालेंगे। आप निकाल सकते हो m1 बटे m2 क्या होता है। हाँ भैया वो तो बातें सही कह रहे हैं आप, हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। देखो यहाँ पर इस पूरे टर्म में से सिर्फ m2 वाले टर्म को इधर लेते आते हैं। m2 और 6 के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ये m2 बराबर किधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही है, इधर आकर के मेरा डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 6। ठीक, अब इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे। जैसे 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, 4 बराबर इधर आके वो भी मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से m1 का वैल्यू 6 निकल गया, m2 का वैल्यू 4 निकल गया। अब वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक, चलो m1 का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, m2 का वैल्यू मेरा 4 निकला। ये बातें समझ के चलनी है आपको। जी हम समझ गए। अब देखो यहाँ पर बात को समझना है। अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, अच्छे तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ समझना है, जानना है, पहचानना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको निकालना क्या था, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ये अनुपात तो निकल ही गया, m1 अनुपात m2 कितना हो गया 6:4। इसको और सिंप्लीफाई किए देते हैं। ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ पर रेशो निकल गया m1:m2, 3/2 निकल गया, अर्थात यहाँ पर m1 का वैल्यू 3 निकल गया, m2 का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गया। हम वही आपको समझाना चाह रहे थे कि जब यहाँ पर आंसर निकल ही गया है, इसको करने का क्या ही जरूरत है। इसलिए हम बोल रहे थे कि इसको स्टार्टिंग में मत करो। क्यों ऐसा कह रहे थे, इसलिए ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ अनुपात ही निकालना है। हम जान रहे हैं कि 0 वाला जो आइटम यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा m1 अनुपात m2 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर y नियामक दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दोनों दिया हुआ है, सिर्फ m1 अनुपात m2 निकालना है तो आराम से निकाल सकते। ये बातें समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको फिर से बनाओगे तो नया प्रश्न है आपके सामने, अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक बार फिर से बनाओ इसको, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, डन, ओके, आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और एक बात जो हम ये सिखाए फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। अगर फॉर्मूले में तनिक भी प्रॉब्लम होगा फिर से पूछना आप हमसे, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, हम फिर से बताएंगे आपको, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से इसको क्लियर करोगे आप। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये 2 नंबर क्लियर हो गया और हम लोग 2 सवाल और देख लेते हैं अच्छे तरीके से। बस आप कंटिन्यू जो याद कर रहे हो उसको और स्पीड करो, याद करने वाले प्रोसेस को जितना हो सके अधिक से अधिक आपको याद करना है। ठीक, याद है 2 नंबर क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरह हम लोग बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाएंगे तीसरे प्रश्न पर और अपना संपूर्ण समर्पण जो है तीसरे नंबर प्रश्न पर अदा करने वाले। अच्छा भैया ठीक है, इस वाले प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले इसको समझने से पहले, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको वृत्त का ऑल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और अर्धवृत्त का ऑल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं वृत्त को लेकर के वृत्त का परिधि क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, c = 2πr होता है। जो हम लोग का वृत्त होता है ना, अगर ये r दिया हुआ है तो हम लोग c का वैल्यू किस प्रकार निकालते, c = 2πr, और एरिया किस प्रकार निकालते, πr²। ये सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जो है सेक्टर, सेगमेंट इसके बारे में पता चल जाएगा, मतलब जब पता चल पाएगा। सेक्टर मतलब होगा आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, मतलब समझना, अगर इसको समझना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझना है, तो वृत्त आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि परिधि जो है 2πr के बराबर होता, एरिया जो है πr² के बराबर होता, और d जो है जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं वो आपका जो है 2r के बराबर होता। अगर अर्धवृत्त की बात करें, कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त होता, इसमें आपका परिधि कितना हो जाएगा, πr + d हो जाएगा। हाँ, अगर एरिया कितना हो जाएगा बोलिएगा, πr² / 2 हो जाएगा, और डायमीटर सब में आपका 2r ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ आओ, अब हम लोग त्रिज्यखंड की बात करेंगे, ध्यान से समझना। त्रिज्यखंड की बात करेंगे, त्रिज्यखंड होता क्या है वो समझो। जैसे ये सर्कल है ना, हाँ भैया ये सर्कल है, सिंपल सा। त्रिज्यखंड किसके किसके मिलने से बनता है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या के मिलने से, जिसमें 2 त्रिज्या आपका रहेगा
और सिंपल सा एक चाप रहेगा, उसके मिलने से जो है हम लोग का त्रिज्यखंड का निर्माण होता। जैसे इसमें दो त्रिज्या ले लिए, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, और ये आपका चाप है, इस चाप के मिलने से हम लोग का त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। ये आप समझ के चलना, ठीक है। इसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। ये आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहे होगे। इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब यहाँ पर ये समझना है, भैया जी लिखते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ और, त्रिज्यखंड ही है, जगह कम था ना इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। हमको इसका एरिया का यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले ही ध्यान में रखने हैं। ये फॉर्मूला 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 कितना फॉर्मूला है? फॉर्मूला बहुत कम है, बस आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला बस दो ही है, ध्यान से समझो। पहला फॉर्मूला कौन सा है? सिंपल सा, अगर आपसे इस चाप की लंबाई पूछा जाए, यहां से लेकर यहां तक चाप की लंबाई पूछा जाएगा, ये एल का वैल्यू पूछा जाएगा, तो कैसे निकालोगे? आपको सीखना होगा चाप की लंबाई, किसके लिए? त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई क्या होती है, ध्यान से समझना। सिंपल सा, ये पूरा ले लेंगे तो मेरा 2 पाई आर बन जाएगा। तो 2 पाई आर में किससे मल्टीप्लाई करना है? जो एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या हो रहा है कच्चू, समझ में ना आ रहा है? ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो वो भी मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझो। ये टोटल सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनता है? भैया जी टोटल जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री से मतलब है? हमको सिर्फ और सिर्फ इतने ही डिग्री से मतलब है। आपको अगर टोटल एग्जाम आपका हम 10 मार्क्स का ले रहे हैं, अगर आपको उसमें से 5 मार्क्स आएगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे? 5/10 के रूप में डिनोट करेंगे। सेम वही चीज यहाँ पर है। इसको अगर हमको मार्क्स, अगर मान लो टोटल मार्क्स जो है 360 है और यहाँ पर थीटा मार्क्स आपको आया है, तो आप क्या डिनोट करोगे? थीटा बटे 360 से डिनोट करोगे, तब ना ये एरिया आपका कवर होगा। हाँ जी, बात को समझ रहे हो? हमको इस एरिया को कवर करना था, टोटल था 360 डिग्री, तो हम लोग सिंपल टोटल वाले टर्म को नीचे लिखते हैं, जो हमको चाहिए थीटा चाहिए ना, थीटा को ऊपर लिख दिए। अगर हमको ये एंगल चाहिए था, अगर हम इसको थीटा मानते तो यहाँ पर थीटा बटे 360 इस एंगल के लिए हो जाता, जिस मतलब जहां ऊपर में जो मतलब ऊपर में जिस एंगल का वैल्यू रहेगा उस एंगल का मतलब उसका एरिया हम लोग को निकलेगा। फिर से समझो, इस अंश में जो एंगल दिया हुआ रहेगा वो एरिया हमको मेरे पास मतलब हमको निकल जाएगा। जैसे मान लो, फिर से मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कहाँ पर है? थीटा यहाँ पर है, तो अभी मेरा ये एरिया निकल रहा है, ओके। अगर इसकी जगह पर हम लोग बोलते 360 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखते 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? 360 माइनस थीटा कहाँ पर है? ऊपर वाले एरिया में है। हाँ भैया बिल्कुल, अर्थात यहां पर ये एरिया आपका निकल जाएगा 360 माइनस थीटा अगर हम बोलेंगे तो। हाँ, क्या बोल रहे थे? मतलब अंश में जो आपको एंगल दिया हुआ है वो निर्धारित करेगा आखिर आप कहाँ का एरिया निकाल रहे हो या फिर लेंथ का लंबाई निकाल रहे हो। यहाँ थीटा बोला गया है, ये थीटा आपको बता रहा है कि इस एरिया के लिए आप ये एल निकाल रहे हो, ठीक है। अगर चाप की लंबाई रहेगा तो यहाँ पर 2 पाई आर देना है आपको, ठीक। अगर क्षेत्रफल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर देना है आपको। जैसे कि सेकंड फॉर्मूले में ध्यान में रखना, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भैया जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सिंपल सा मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है? सिंपल सा, हमको ये एरिया चाहिए, थीटा वाला एरिया चाहिए, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हल्का फल्का कम भी समझ में आया होगा, बस इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। क्या क्या? चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखोगे, ओके, ध्यान में रखोगे ना। अब हम लोग अपने प्रश्न को पढ़ेंगे और हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, कोई वृत्त हमारे पास है, ये हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक वृत्त वाला वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अच्छा ठीक है, अर्थात यहाँ केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है? 120 डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित हो रहा है। तो यहाँ पर केंद्र पर आपका 120 डिग्री का कोण अंतरित हुआ, ओके। और रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया हुआ है।
जो प्रश्न में पूछा गया हम उसी को यहाँ पर अपने चित्र में ड्रॉ किया। एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़ोगे और चित्र को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। प्रश्न में कहा गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए। उसका एक वृत्त ड्रॉ किए हैं, उस वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका जो चाप ये दिख रहा है, इस वृत्त का जो ये चाप है केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना, हमको इस चाप यहां से लेकर यहां तक जो चाप है ना, इसकी लंबाई L ज्ञात करनी है। हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये जानो। इसमें हमको दिया हुआ है थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल। आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। क्या क्या? थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। आपको थीटा पता है, आर भी पता है। सिंपल सा थीटा की जगह पर आप 120 डिग्री पुट करोगे और आर के जगह पर आप 14 सेंटीमीटर पुट करोगे। इसको सॉल्व करोगे, आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा। बनाओगे खुद से, भले ही गलती बनेगा लेकिन फिर भी बनाओगे खुद से, प्रयास करोगे। ठीक है, प्रयास करो, इसको बनाओगे। हमको उम्मीद है आप बना पाओगे, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। सिंपल सा कैसे बनाओगे वो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। आप क्या करोगे, हम यहाँ पर बेहतर तरीके से एग्जाम में कैसे बनाओगे वो बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना आप इसको। ठीक, दो फॉर्मूले इस चैप्टर में, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने ही होने चाहिए। एक वृत्तखंड का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में आपको त्रिज्यखंड का सॉरी आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला ना, सिंपल सा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। ओके भैया, ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ देखो, क्या करना, कैसे बनाना है वो समझो। पहले एक काम करना, पहले तो आप वृत्त बना लोगे। चित्र बनाना है एग्जाम में, सेंटर में आपको सिंपल सा 120 डिग्री का एंगल दिखा देना है। यहाँ पर 120 डिग्री है। आर कितना दिया हुआ है? ये 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ये एल निकालना है आपको, हाँ ये एल निकालना है। ठीक है, ये एल निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है? दिया है, क्या क्या दिया है? सिंपल सा हमको आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई L बराबर, L यहाँ दिखाए हुए है ना, अगर चित्र नहीं दिखाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा हमको। त्रिज्यखंड के लिए थीटा, समझना कैसे लिखेंगे अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो। त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है, अगर कोण थीटा है, अगर कोण थीटा है तो चाप की लंबाई L बराबर, तब फॉर्मूला लिखना होगा। चित्र नहीं बनाओगे तो, लेकिन आपको चित्र बनाना है। यहाँ देखो चाप की लंबाई यहाँ L दिखाया हुआ है, हाँ जी। L बराबर क्या होगा? फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बाई 360 गुना क्या होता, क्योंकि लंबाई है ना, और टोटल लंबाई कितना होता है मेरा? 2 पाई आर होता। यहाँ पर टोटल लंबाई 2 पाई आर लिखेंगे। ठीक है, टोटल लंबाई का इतना ही हिस्सा हमको लेना है। ओके, हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। यहाँ थीटा का वैल्यू 120 डिग्री पुट करेंगे, नीचे 360 दिया हुआ है। अगर यहाँ 2 पाई का वैल्यू अपने मन से 22/7 आप ले सकते हो। आर का वैल्यू यहाँ 14 दिया हुआ है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो कृपया करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक, पहला काम, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 हो गया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपका 2 हो गया, 88/3 हो गया। ठीक है, बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। इतना मीटर, सेंटीमीटर है ना, इतना सेंटीमीटर हो गया आपका। ओके, चाप की लंबाई निकल चुका है आपका। बस इसी प्रकार हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। समझ में आया? एक और फॉर्मूला आप लिख लोगे, वृत्तखंड का फॉर्मूला लिख लोगे, वो भी आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला। लिखो फॉर्मूला वृत्तखंड के लिए, इसी में सिखाते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। वृत्तखंड का ही फॉर्मूला लिख लो। भैया जी जानते हैं एक साथ इतने टॉपिक को बताते हैं ना, मेरे सर के ऊपर ऊपर से निकल जाता है, क्या करें। कोई बात नहीं, सीखना तो आपको ही है, मेहनत तो आपको ही करना होगा, इसलिए परेशान मत हो, बस मेहनत करो। समझ में नहीं आता फिर से पूछो हमसे, हम फिर बताएंगे, समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, हाँ, अब सिंपल से यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। ओके भैया, अब यहाँ एंगल, कुछ एंगल होगा, थीटा एंगल है। अगर मान लो हमको ये निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, समझना। वृत्तखंड क्या होता है? सिंपल सा कोई सर्कल लिए हुए हैं, उसमें हम अगर जीवा को मिला रहे, जीवा क्या होता है? वृत्त पर किसी 2 पॉइंट को मिला दिए, ये हमारा जीवा होता है। जीवा क्या क्या समझो, ये केक है, ऐसे केक को काट दिए, ऐसे केक को हम काट दिए तो 2 भाग में केक बढ़ जाएगा, एक छोटा वाला हिस्सा, एक बड़ा वाला हिस्सा। हाँ, जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग लघु जीवा कहेंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको दीर्घ जीवा कहेंगे। दांत लाल कर देंगे। जीवा ये हुआ, जीवा इसको कह रहे हैं, ठीक है। और इस छोटा वाला हिस्सा जो ये होगा ना, उसको वृत्तखंड कहेंगे। अभी तुरंत हम बताए थे,
ये हमारा वृत्तखंड हुआ, ये लघु वृत्तखंड हुआ, ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर बस दो ही वर्ड का चर्चा हो रहा है, एक त्रिज्यखंड, त्रिज्या के कारण जो खंड बन रहा है, एक वृत्तखंड, इस जीवा के कारण जो खंड बन रहा है, वृत्त का खंड, वृत्त को हम खंड कर रहे हैं इसमें, ये पूरा वृत्त था, इसको खंड कर दिए, काट दिए। ठीक है, तो वृत्तखंड बन गया, वृत्त का टुकड़ा बन गया। समझ रहे हो, वृत्त था पूरा, यहाँ पर टोटल वृत्त था मेरा एक, इसको खंड कर दिए, काट दिए इसको, वृत्तखंड हो गया। ये कैसे काट रहे हैं, जीवा को मिला के काट रहे हैं, और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बातें समझ में आ रहा, हमको इसका एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हम लोग कि टोटल त्रिज्यखंड का एरिया निकालने सीखे, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालने सीख गए। ये कैसे निकालते हैं, ये एरिया होता है सिंपल सा, ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा बाय 360 में गुना कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा। इस पूरे एरिया में अगर त्रिभुज को घटा देंगे, ये एरिया को बाहर निकाल देंगे। मतलब आपके पास इतना केक दिया हुआ इस एरिया का, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं ऐसे केक काट देंगे और ये हिस्सा आप रख लेना, ऊपर वाला हिस्सा हम ले लेंगे, अर्थात आपको सिर्फ यही हिस्सा लेना है। तो हम कितना एरिया काटेंगे, यहां से लेके यहां तक एरिया काट लेंगे उससे, अर्थात इसको लेंगे। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है ना, पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, घटा देंगे, तब ना हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। बस वही चीज करना है। यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में घटाना है, क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, हम लोग का निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान ही आता है, आपको तकलीफ इसलिए हो रहा होगा, मैं बताना चाहूंगा आपको तकलीफ इसलिए हो रहा होगा कि हम एक साथ तीन चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। पहला तो हम बता दिए था विस्थापन, मतलब आपको प्रतिस्थापन बता दिए, विलोपन बता दिए, वज्रगुणन मतलब वज्रगुणन वो बता दिए। अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मतलब आप नया पढ़े होगे, इससे पहले हल्का फुल्का पढ़े होगे तो वो हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, वहां से आपका सर हल्का दर्द करना स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या बताएं भैया जी, इसके बाद क्या बताएं, हमका क्या बताएं, हम तो भूल गए सब कुछ। फिर हम लोग आपको ये बता दिए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में, फिर वहां आप परेशान हो जाओगे, भैया जी ये क्या हो रहा है। समझ रहे हो, मतलब कि हम लोग अभी तक में 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए। जब 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए, वहां आपका मतलब आपके सर में अगर मान लो कोई एक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि हम पूरा तो नहीं बता रहे, हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, समय कम रिवीजन ज़्यादा करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या आपको हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ समझ में बेहतर तरीके से नहीं आएगा तो सिंपल सा आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछना, भैया यहाँ पर समस्या हो रहा है। ओके, बिल्कुल। ये एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे आपका। ठीक, 4 ही क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, 15-15 मिनट सब में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक चीज समझ के चलना। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज सीख लिए, क्या क्या, यहाँ पर हम लोग सीखे वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर याद करना चाहोगे तो याद कर सकते हो, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज मैक्सिमम होता है, बिकॉज यहाँ पर रेडियस समान होता है ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होगा, ध्यान से समझोगे, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए होता। ओके, अगर आप चाहोगे भैया ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया वृत्तखंड का, कल एक और क्वेश्चन आप वृत्तखंड का भी मुझे दे देना, हम वृत्तखंड को बेहतर तरीके से समझा करके आपको वहां अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगेन यहाँ ध्यान दो, ये 3रा नंबर प्रश्न हम लोग का क्लियर हुआ। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, उम्मीद करते हैं बनाओगे। 4था नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टार्टिंग का 3-4 डाउट क्लास इतना लॉन्ग, इतना कम सवाल होने वाला, बिकॉज वहां पर नए चैप्टर से हम मुलाकात कर रहे हैं। एक बार इसको पढ़ा दिए, अब थोड़ी देर दोबारा बताएंगे, इतना बताएंगे, हल्का फुल्का रिविजन करवाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हल्का दिक्कत होगा आपको, बिकॉज सारे चैप्टर में हल्का आपको जो है उससे लाइन पर लाने में हल्का समस्या होगा। जैसे आप वहां पर आ जाओगे, फिर हम लोग अपनी रफ्तार में आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके भैया, ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व किए लेते हैं ना, बिल्कुल करेंगे 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व। क्या ही समस्या है, ये वृत्तखंड त्रिज्यखंड समझ में आ गया ना, बिल्कुल आपको वृत्तखंड त्रिज्यखंड समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ये मिटाने में इतना समस्या क्यों होता है, मैं मिटता ही नहीं जल्दी। यहाँ देखो,
पहले तो आपको प्रश्न पढ़ना अच्छे तरीके से, अपने आप को शांत कर लेना, ठीक। कंटिन्यू आप जो है लगभग 40 से 50 मिनट क्लास कर रहे हो, उम्मीद है सर जो है हल्का भारी हो गया होगा। अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, ठीक। शांत करके तब अगला चैप्टर ही बोलेंगे इसको, अगला क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना। ये अलग चैप्टर है, ठीक है। यहाँ आपको आने से पहले अपने आप को थोड़ा शांत कर लेना, ठीक, क्योंकि यहाँ समझना होगा आपको, भाषा को पढ़ के समझना पड़ेगा। समझने के लिए थोड़ा शांत होना जरूरी है, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक। आंख बंद कर लो, हल्का लंबा लंबा गहरा सांस ले लो, ठीक। थोड़ा शांत हो जाओगे तब इस चैप्टर वाले क्वेश्चन को आप बनाओगे, समझोगे। आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया उसको समझना है। शांत हो जाओ पूरा अच्छे तरीके से। अब इस प्रश्न की तरफ अपना संपूर्ण समर्पण आपको देना है। पहले इस प्रश्न को आप एक बार पढ़ लो, पढ़ ली होगी, हल्का फुल्का ही पढ़े तो होगे ना, बिल्कुल पढ़े होगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सिर्फ वो समझो। एक बार इसको पढ़ करके अगर हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेना, ये प्रश्न यूं बन जाएगा। लेकिन फिगर बनाना वही सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के, ठीक है। बस वही फिगर बन जाए तब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। एक सड़क दिया हुआ है, ये सड़क मेरा गया हुआ है, ये कितना चौड़ा है, ये मेरा 60 मीटर चौड़ा है। यहाँ सड़क, ये सड़क चौड़ा कितना है, 60 मीटर चौड़ा है, ठीक है। फिर बोला गया 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। क्या लगा हुआ, 2 खंभा लगा हुआ है। मतलब 60 मीटर चौड़ा सड़क था, यहां पर भी एक खंभा लगा दिया गया है, यहां पर भी एक खंभा लगा दिया गया, ठीक है। कैसा चित्र बना रहे हैं हम, हाँ, फिगर कैसा बनता है अच्छे से बनाते हैं। देखो जैसे मान लो ये सड़क गया हुआ है, हाँ ये सड़क गया हुआ है, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं ना, सिंपल सड़क को छोड़ो ना, आप समझ जाओगे। सड़क है बीच में, पहले एक खंभा यहाँ बना हुआ है, एक खंभा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। बीच में सड़क है, ये सड़क है, हाँ ठीक है, बिल्कुल भैया, बीच में सड़क गया हुआ है और दोनों समान लंबाई का खंभा है, ये और ये लंबाई में समान है, ठीक। अगेन फिर बोला गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु, समझना, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक पॉइंट ले रहे हैं। 2 खंभा के बीच सड़क पर कहीं पर हम एक पॉइंट ले लिए, ओके भैया, कहीं पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, ठीक। एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको सिखाए थे, अच्छे तरीके से आपको सिखाए थे। उन्नयन कोण क्या होता, उन्नयन बोलेंगे तो ऊपर देखना है, अवनमन बोलेंगे तो नीचे देखना है। अवनमन का मतलब सिर झुकाना, नमन करना, ठीक है। अवनमन बोलेंगे तो नीचे देखना है, उन्नयन बोलेंगे तो ऊपर देखना है। सपोज इस बिंदु पर, ये बिंदु नहीं है, आपका आंख है, चमचमाता डिबिया, आपका आंख वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, जो भी है वहां है आपका आंख। अब यहाँ पर बोला गया उन्नयन कोण, क्या करोगे, ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे। उन्नयन का मतलब ऊपर देखना, तो आपको ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है। यहाँ पर बोला गया एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, इस एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ये खंभा का शिखर है, यहाँ का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, क्रमशः 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं, अरे भैया ये क्या किए, बना दिया, कैसा बना, अच्छा छोड़ो। यहाँ से यहाँ तक मिला, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला, ठीक। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके भैया, हम समझ गए, आपकी बातें समझ में आ रहा। यहाँ पर आपका आंख नेत्र खड़ा था, ठीक, गोल गोल डिबिया यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक। यहाँ पर ये ऊपर देखा इधर तो 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल, इधर देखा तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। डन, बिल्कुल डन। अब ध्यान दो, ये हम लोग का चित्र कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से चित्र को पढ़ेंगे, मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने चित्र को मिलाएंगे। बनाओगे, मैं बनाना क्या कह रहे हैं आज, एक बार फिर से अपने प्रश्न को पढ़ना है और इस चित्र को एक बार मिलाना है। क्या हम लोग को सब कुछ सही सही दिया हुआ है, इसको मिलाओगे तो तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक सड़क के बारे में चर्चा किया गया, बीच में सड़क दिया हुआ है जो कि 60 मीटर चौड़ा है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है, ठीक है। और क्या कहा गया, और कहा गया दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इधर और इधर 2 खंभा लगा हुआ है, दोनों का समान लंबाई है, ये भी आपका x मीटर है और ये भी आपका x मीटर, मान लिए कुछ भी x मान लिए, ठीक है। फिर बोला गया खंभों के बीच में एक बिंदु है, इस खंभा के बीच में एक बिंदु है, इस बिंदु से जो है उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये बोला गया है, बस और कुछ नहीं बोला गया। ओके भैया, समझ में आ गया क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। हमको जो है x का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ देखो, समझो, इसको a मान लिए, ये मेरा b हो गया, ये खंभा c, ये खंभा d हो गया। जहां पे पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P को, इस पॉइंट को हम P मान लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे वो समझना। हाँ भैया ठीक है, हम समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग BP निकालेंगे, ठीक, फिर PD निकाल लेते हैं। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, समझो, तरीका समझना। पहला चीज आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको BD का वैल्यू दिया हुआ है 60,
बी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी डी का वैल्यू क्या क्या होगा, बीपी प्लस पीडी के रूप में लिख सकते हैं बी डी को। इस बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पीडी। एक बार चित्र को देखो और समझो, यहां से लेके यहां तक बी डी था, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीपी प्लस पीडी। बिल्कुल, आप बीपी का वैल्यू निकालोगे, पीडी का वैल्यू निकालोगे। बीपी निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, बिल्कुल। फिर पीडी निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल के यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। एक ये तरीका है। एक तरीका है, मानते हैं अगर चैप्टर नहीं पढ़े तो समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया होगा, घबराना नहीं है आपको। अगर दूसरा तरीका क्या है, खंभा एक्स दिया हुआ है। हाँ, हम एक काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इसको हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको सेकंड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रायंगल के लिए आप सिंपल सा ये एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। कैसे निकालोगे एक्स का वैल्यू, हाँ भैया निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे आपको। ये एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से एक्स का वैल्यू निकालोगे, ठीक। जैसे ही एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, सिंपल सा आप फिर इस ट्रायंगल से, सेकंड ट्रायंगल से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे एक्स का वैल्यू निकलेगा, दोनों को बराबर करेंगे, हम लोग का जो है बीपी और पीडी का कोई कुछ इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां पर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग का बनने वाला। पहले हम पहले तरीके से बनाते हैं और देखते हैं क्या करता क्या नहीं होता, ठीक है। प्रयास करना चाहोगे ना भैया, प्रयास समझाना होगा, यही सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। यहाँ देखो, हम लोग एक काम करते हैं, हमको दिया हुआ बी डी इक्वल टू 60। हाँ, हमको ये दिया, पहला काम हम लोग करने वाले क्या, ये बी डी का वैल्यू दिया हुआ है ना, हम पहले बीपी और पीडी निकाले थे, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी पी लेंगे। तो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी पी में इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आपको यहाँ से बीपी निकालना है, जल्दी निकालो। फिर ट्रायंगल सी डी पी में, फिर सी डी पी में जो है आपको सॉल्व करना है और पीडी का वैल्यू निकालना है। जल्दी इस दोनों का वैल्यू निकालो, तो निकालोगे आप, निकल गया होगा, निकला, देखो कैसे निकलेगा। ए बी पी में हम लोग पहले बीपी निकालेंगे, तो समझना यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और बीपी निकालना है हमको, बिल्कुल। हमको इसके और इससे मतलब है, हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं। जब जैसे ही मेरा कर्ण से कुछ मतलब ना हो, हम जानते हैं कर्ण आपका साइन में कॉस में आता है, ठीक है। हमको कर्ण से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ हमको लंब और आधार चाहिए। ये लंब और ये आधार से मतलब है, अर्थात यहाँ पर tan थीटा आने वाला है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री हम लोग का हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बीपी। अभी भी मौका है आपके पास, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करो। ए बी का वैल्यू यहाँ पर एक्स है, बीपी का वैल्यू बीपी ही रहने दो और सॉल्व करो इसको, ठीक है। और वहां से बीपी को अकेला करो, कर सकते हो आप। क्या करोगे, सिंपल सा tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता। यहाँ से ए बी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, बीपी का बीपी हो गया, बीपी को इधर लेके आएंगे, √3 को इधर भेजेंगे, बीपी अकेला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बीपी निकाल लिए होगे और पीडी भी निकाल लिए होगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जगह नहीं है नीचे में, तो हम बगल में ही कर देते। बीपी का वैल्यू कितना निकल गया, ये √3 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो यहाँ पर एक्स √3 हो गया, बीपी निकल गया, बिल्कुल बीपी निकल गया होगा। अगेन यहाँ से आप पीडी निकालोगे, उम्मीद करते हैं पीडी आप खुद से निकालोगे। अब आप बोलोगे भैया पीडी कैसे निकलेगा, ये पीडी कैसे निकलेगा। हम जानते हैं ये पीडी जो है इस ट्रायंगल के लिए, ये पीडी हमारा बेस है, आधार है, ये हमारा लंब है। जब लंब और आधार साथ में रहेगा, वो किसका अनुपात होता है, tan थीटा का अनुपात होता। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, CD बटे PD के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल सा tan 60 हम जानते हैं √3 होता, और यहाँ पर CD कितना दिया हुआ है, CD हम लोग का x दिया हुआ है। PD कितना दिया, PD हमका ना दिया हुआ, PD हम अकेला करेंगे, ठीक है। PD को इधर लेके आते हैं, PD इधर लेते आए, हाँ भैया हमको पीडी को पूरा का पूरा अकेला ही करना है ना, तो √3 को बराबर के उधर भेज देंगे। तो √3 मेरा बराबर के उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बीपी और पीडी निकल गया। अब सिंपल सा एक काम करेंगे, जैसा कि हम कहे थे बीपी निकालो और पीडी निकालो, ठीक। अब सिंपल सा बीडी का वैल्यू क्या होता है, बीपी प्लस पीडी होता है। बीडी मेरा बीपी प्लस पीडी के बराबर होता, अर्थात यहाँ लिखना होगा आपको, नाउ बीडी इक्वल टू कितना है, बीडी इक्वल टू 60 मीटर दिया हुआ है। हम लोग जो है बीडी को लिख सकते हैं, बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को हम लोग लिख सकते हैं बीपी प्लस पीडी लिख सकते हैं। हाँ भैया वो तो लिख सकते हैं आराम से। बीपी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और पीडी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, एक्स का मान निकालो जल्दी से। पहले खुद से बनाओगे, एक्स का मान निकालो, बन गया। यहाँ देखो
बीपी का वैल्यू x√3 हो गया, पीडी का वैल्यू x/√3 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। दोनों से x को कॉमन ले लेंगे, मेरा √3 प्लस 1/√3 हो गया इक्वल टू 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिए, यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 से √3 में डिवाइड किया, √3 हुआ, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 60। ठीक है, आराम से हम लोग जो है x इंटू 4/√3 हो जाएगा इक्वल टू 60। यहाँ से इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये आपका इधर आकर मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो, सिंपल सा। इसके बाद क्या होगा वो जानो, पहले एक बार फिर से हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर उम्मीद है कि आप बना लिए होगे, बेहतर कैलकुलेशन है। यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, ये गुना बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, फिर डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ हम रेसिप्रोकल कर देते, √3/4 हो गया। ठीक, यहाँ 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आराम से x का वैल्यू हम लोग का 15√3 निकल गया। हमको यहाँ पर खंभा का ऊंचाई निकालना था, खंभा का ऊंचाई निकाल लिए, बिल्कुल खंभा का ऊंचाई निकाल लिए। अब हमको खंभे से दूरी भी निकालना है, अर्थात आपको बीपी का वैल्यू निकालना है और पीडी का वैल्यू भी निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखो, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। खंभा का ऊंचाई ये x हुआ और खंभे का बिंदु से दूरी, समझना, जो खंभे से दूरी, इस पॉइंट का खंभे से दूरी कितना होगा, देखो खंभे से दूरी कितना है, यहाँ पर बीपी है और इस खंभे से पॉइंट का दूरी पीडी है। ये दोनों आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, खंभे से दूरी, उस पॉइंट का दूरी निकाल सकते हो। कैसे निकाल, पहले खंभे की ऊंचाई निकाल लेते, वो मेरा x मीटर होता है, x का वैल्यू कितना है 15√3 मीटर, बिल्कुल। अब खंभे से दूरी, ठीक है, यहाँ लिखना होगा खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से, वहां छूट रहा है आप नहीं लिखे हो, खंभे से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, पहले तो आपको लिखना होगा बीपी निकालना होगा और फिर आपको पीडी निकालना होगा, दोनों निकाल सकते हो। बीपी कितना है, x√3 है, हाँ भैया x√3 है, x का वैल्यू वहां दिया हुआ है कितना है 15√3 इंटू √3 हो गया। भैया आराम से सॉल्व किए तो 45 हो गया, 45 मीटर हो गया बीपी का वैल्यू। पीडी भी दिया हुआ x/√3, x/√3, यहाँ x का वैल्यू हम पुट करेंगे 15√3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पर मेरा 15 मीटर निकल गया। कहीं पर कोई डाउट तो पूछोगे हमसे, उम्मीद करते हैं कोई डाउट तो ना होगा। हाँ दिख रहा है ना, उधर दिख रहा होगा, नहीं भी दिखेगा तो आप समझ सकते हो, खुद से बना सकते हो। ये पहला मेथड था। क्या सेकंड मेथड भी बताया आपको कि बना सकते हो आप, छोड़ो ना, पहला मेथड सीख गए ना, सेकंड मेथड भी आप अगर चाहोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते, बाकी उम्मीद करेंगे कि आप और बेहतर सवाल बनाओगे। याद रखना डेली जो है हम लोग इसी तरह क्वेश्चन करते चलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। जैसे ही अब अगले दिन मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो कम ही समय लगेगा, तृतीय खंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो कम ही समय लगने वाला, समझ में आ रहा। फिर आपका इक्वेशन से क्वेश्चन आया तो वहाँ पर भी कम ही समय लगेगा, बिकॉज हम एक बार सिखा दिए हैं आपको। ठीक, अब वहाँ पर समय बहुत कम लगने वाला। निर्देशांक ज्यामिति से आएगा, वहाँ पर भी अब कम समय लगेगा, बिकॉज हम अब सीख चुके हैं, फॉर्मूला सीख चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीख चुके हैं। अब सिंपल सा एक बार थोड़ा देर के लिए हम बोलेंगे, आपके माइंड में रिकवर हो जाने वाला। जो नया टॉपिक आएगा उसमें स्टार्टिंग में समय लगेगा, स्टार्टिंग में 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है, तो घबराना मत। फिर अगले बार जब वो सवाल आएगा ना, तब उसमें समय बहुत कम लगेगा, ऐसा मान के चलना। और तब जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो एक दिन में हम ढेरों सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, बस आपको इतना ध्यान रखना है, घबराना मत कि ऐसा मत सोचना भैया बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, थोड़ा कम समय लगाइए। वो तभी पॉसिबल होगा जब सारा चैप्टर हल्का हम पहले से पढ़ा दिए होंगे, तब उसमें कम समय लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो कम समय अभी नहीं लगने वाला, ये समझ के चलना। उम्मीद करते हैं चारों सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले दिन आपका बचा हुआ और भी ढेर सारा सवाल बचा हुआ है भी आपका, उन सारे प्रश्नों को भी अगले टॉपिक कहते हैं अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।